ऑल राइट, सो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था जी कि हमने एक बनाया था इज ऑथराइज्ड का मिडलवेयर, और इस मिडलवेयर के जरिए ये होता था कि यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और किस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। और ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था कि हमने ये कहा था कि लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू गेट ऑल टू डूज बाय आईडी। सो गेट ऑल टू डूज, अच्छा ये गेट ऑल टू डूज में ये कैसे आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ओके, गेट ऑल टू डूज, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे गेट ऑल टू डूज पे करूंगा तो मुझे कहेगा जी प्लीज लॉग इन टू डू दिस, और अगर मैं उससे पहले लॉग इन करूंगा विद करेक्ट क्रेडेंशियल्स तो उसने मुझे कहा जी कि यूर लॉग्ड इन, कुकी में आ गया। और अब अगर हम ये करेंगे लॉग इन तो अब हमारे पास वो डेटा भी आ गया। सो हमारा ये जो काम है, अब हमने दो काम करने हैं। एक काम तो पहला ये करना है, काम तो बहुत सारे करने हैं। पहला काम ये करना है अभी कि मुझे जब लॉग आउट करना होता है तो मैं यहाँ से आके मैनुअली कुकी को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ये मुझे नहीं करना। मुझे क्या करना है, मुझे एक और एंड पॉइंट बनाना है, क्योंकि फ्रंट एंड से तो यूजर किसी बटन पे क्लिक करेगा तो लॉग आउट हो जाएगा ना। तो मुझे एक ऐसा एंड पॉइंट बनाना है कि मैं उस एंड पॉइंट को, जैसे स्लैश यूजर्स लॉग इन है ना, इसी तरह स्लैश यूजर स्लैश लॉग आउट होना चाहिए, ताकि उसको हिट करे तो मैं क्या कर जाऊँ, एप्लीकेशन से लॉग आउट कर जाऊँ। और लॉग आउट करने के लिए एक ही चीज करनी है मुझे, आपको पता है कि कुकी डिलीट करनी है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि मैंने कहा जी कि अगर सर्वर कुकी सेट कर रहा है तो कुकी डिलीट भी कौन करेगा, सर्वर ही करेगा। सो लेट्स गो टू द टू डू राउट्स में नहीं जाना, बल्कि हमने क्या जाना है, ऑथ कंट्रोलर में जाना है। और ऑथ कंट्रोलर में सबसे पहले एक फंक्शन लिखना है जिसको हम क्या कह सकते हैं जी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग आउट लॉग आउट। और इसको हमने ये करना है दिस 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 और दिस, और इसको हमने रिक्वेस्ट भी देनी है, रिस्पांस भी देना है और नेक्स्ट भी देना है। और ये राउट के लिए, सॉरी इस कंट्रोलर के लिए हमें जाना है कहाँ पे, ऑथ राउट्स में, और एक एडिशनल राउट बनाना है विच इज इन दिस केस दिस। और इसको भी यूं कर लें, इसको भी यूं कर लें, इसको भी यूं कर लें। और ये जो लॉग आउट है डैश लॉग आउट, और यहाँ पे जो फंक्शन आपने एल लॉग आउट, ठीक है। कंसिस्टेंट कर लेते हैं, सारे यूजर हैं तो लॉग आउट यूजर, लॉग इन यूजर, और इसको भी यहाँ से, सॉरी मैं एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ, लॉग आउट यूजर कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलें, क्या बोल रहे हैं? नहीं, डिलीट हम HTTP की डिलीट रिक्वेस्ट थोड़ी भेज रहे हैं, कोई रिसोर्स तो नहीं डिलीट कर रहे हैं ना, हम कुकी से कुकी स्टोरेज को क्लियर कर रहे हैं। सो यहाँ से ये करेंगे और यहाँ से हम इसको गेट कर लें, पोस्ट कर लें, फॉर नाउ इट शुड वर्क फॉर अस। तो हमने लॉग आउट यूजर करना है, और लॉग आउट यूजर में ये कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, और ये हमने देखा था कुकी है या कुकीज है, कुकी है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ जहाँ एक्सेस कर रहे थे कुकी को, मिडलवेयर में एक्सेस कर रहे थे, कुकीज है ना, क्योंकि जब रिक्वेस्ट में आती है तो कुकीज प्लूरल आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट, वेयर इज दैट, कुकीज। तो इसमें से या फिर हम यूं कर लेते हैं कि रेस डॉट क्लियर। नॉर्मली जब हम कुकी सेट करते हैं ना तो हमें दो चीजें देनी पड़ती हैं, कुकी का नेम और कुकी की वैल्यू। की वैल्यू पेयर में हमने सेट किया था कुकी को, ठीक है। जब हम क्लियर करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लियर कुकी और फिर कुकी का नाम दे देंगे विच इज दिस वन, और साथ में ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। सो जब हमने कुकी को सेट किया था, वेयर वी डिड सेट द कुकी, लॉगिन के वक्त, यानी क्रिएट यूजर को मैं कोलैप्स कर दूं, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, रेस्ट कुकी, और कुकी का नाम दिया था, साथ में वो उसकी वैल्यू दी थी, और साथ में ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। कल आप पूछ रहे थे वो एक सिक्योर का ऑप्शन वो फॉल्स क्यों है,
नॉर्मली वो होता है HTTPS के लिए, तो हम जो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके साथ HTTPS नहीं लिखते। तो अगर हम यहाँ पे सिक्योर ट्रू कर देना तो हमारे पास सिक्योर टू, तो वो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। लेकिन मुझे डाउट है कि क्योंकि हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो पोस्टमैन HTTPS शायद है या नहीं है, चेक करने वाली बात, अभी चेक कर लेते हैं। तो अब अगर वो उसने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो जो कुकी है, यानी कुकी के जो फ्लैग है सिक्योर, ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये किस लिए होता है, ये HTTPS, आपने देखा होगा कि वैसे ही आप किसी भी डोमेन को एक्सेस करें जिसकी HTTP है तो वो आपको कहेगा इनसिक्योर, तो ये इसलिए होता है सिक्योर का फ्लैग, ठीक है। खैर, तो जब आप कुकी सेट करते हो तो कुकी को क्लियर करते वक्त आप ये देते हो, साथ में ऑप्शंस ये देते हो जो आपने यहाँ दिए हैं, ठीक है। सो लेट अस गेट बैक। आपको क्या क्लियर करना है, टोकन, तो आपने वही की नेम देना है जिसको आपने क्लियर करना है, और साथ में आपको क्या देना है, वो ऑप्शंस। देखिए, क्लियर कुकी रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी का फंक्शन पहला क्या लेता है, नेम, नेम का मतलब जिस नेम से कुकी सेट है, और ये स्ट्रिंग होगी, और ऑप्शंस, ऑप्शन का मतलब कुकी ऑप्शंस, और कुकी ऑप्शन में हमने एक ही दिए, ये 3-4 ऑप्शंस, ये मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये करूंगा तो मेरी कुकी तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स भेज नहीं रहा, ठीक है। तो रेस्ट डॉट क्लियर कुकी, और इसके साथ मेथड की चेनिंग करके आप जेसन यूजर के लिए ये मैसेज भेज दें, मैसेज लॉग्ड आउट। तो अब ये कब कॉल होगा, जब आपका auth route में स्लैश लॉगआउट होगा, और लेट्स सी कि अब हम एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं, और इस एंड पॉइंट को हम करते हैं जी गेट का, और इसको हम कर देते हैं जी लॉग आउट। नहीं चाहिए बॉडी शॉडी गेट रिक्वेस्ट, और इसको हम सेव भी कर लेते हैं ताकि हमारा ऑथ में लॉग आउट यूजर एंड सेव इट, एंड नाउ लेट्स सी, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी लॉगिन यूजर। अच्छा, वैसे जो कोड भी जिसमें जो एरर प्रोन हो ना, जिसमें एरर आने के चांसेस हो, उसको आप ट्राई कैच में रखें, ठीक है। तो आप इसको भी रख सकते हैं। लेकिन एक और हल है मेरे पास कि अगर वो हल या वो तरीका आप इस्तेमाल करें तो आपको कहीं भी ट्राई कैच रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ट्राई कैच किस लिए होता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर आए तो ट्राई का ब्लॉक उसे ग्रैब करे और थ्रो कर दे किधर, कैच के ब्लॉक में, और कैच का ब्लॉक उसे किधर भेज दे, ग्लोबल मिडलवेयर में, और ग्लोबल मिडलवेयर बाकी काम करे। लेकिन एक और तरीका ऐसा है जिसमें आपको कहीं भी ट्राई कैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन काम ट्राई कैच वाला होगा, ठीक। अभी उस पर आते हैं। तो यस, यू कैन राइट इट इनसाइड द ट्राई कैच, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं करता हूँ जी गेट ऑल टू डूज जस्ट टू वेरीफाई कि मैं लॉग इन हूँ, फिर मैं करता हूँ जी लॉग आउट, लॉग आउट हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ और गेट ऑल टू डूज को करता हूँ, तो मुझे कह रहा है जी कि यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, ठीक है। अब मैं दोबारा लॉग इन होता हूँ, लॉग इन हो गया, लॉग इन होने के बाद गेट ऑल टू डूज किया, और फिर मैं लॉग आउट हो गया, और फिर मैं, तो कहने का मतलब ये है कि देखिएगा अभी कुकी में एक चीज है ना, सॉरी, ये कुकी क्लियर कर चुकी है। अब मैं लॉग इन हूँगा, कुकी में दोबारा आ चुकी है, और अब इधर भी कुकी में दोबारा आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि हमारे तीनों राउट्स लॉग इन, लॉग आउट और ये सारे कुछ ठीक चल रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि एक दो और अप्रोचेस पढ़नी है। हम आज का था क्या एजेंडा हमारा, हाँ, रोल असाइनमेंट। अच्छा, उससे पहले एक और काम करना है हमें, चलिए पहले रोल असाइनमेंट ही कर लेते हैं। हमने एक मिडलवेयर लिखा है इज ऑथराइज्ड, और हम ये बेसिकली इसका नाम इज ऑथराइज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑथराइजेशन तो की नहीं, हमने ऑथेंटिकेशन की है, ठीक।
ऑथराइजेशन का मतलब ये है ना कि किस यूजर को क्या एक्सेस होनी चाहिए। तो इसका नाम हमें इज ऑथराइज्ड की बजाय क्या रखना चाहिए, इज ऑथेंटिकेटेड, और दूसरे का नाम क्या रखना चाहिए, इज ऑथराइज्ड। सो मैं इसको इज THENTICATED इज ऑथेंटिकेटेड यूजर कर दूं, और ये जो दूसरा फंक्शन लिखो, अच्छा ये जब यहाँ चेंज करूंगा तो जहां जहां ये कॉल हुआ है वहां से भी ये एरर थ्रो करेगा। और ये कहाँ कॉल हुआ है, ऑथ राउट्स में। ओके, टू डू राउट्स में, ठीक है। यहाँ में इज ऑथराइज्ड की जगह इज ऑथेंटिकेटेड और इज ऑथेंटिकेटेड। एक दफा फिर ट्राई कर लेंगे। एवरीथिंग इज रनिंग वेल, सो आई एम गेटिंग लॉग्ड इट आउट एंड देन यस, एवरीथिंग इज रनिंग इन हियर, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमारी एप्लीकेशन में कुछ फ्लॉज हैं जो मैं बार बार बताता चला हूँ कि मैं इसको भी इम्प्रूवमेंट भी करूंगा। पहले मैं ये लिख लूँ ना, ये काम पूरा कर लूँ तो फिर मैं उसकी तरफ आऊंगा। सो अब मेरे पास यहाँ पे आते हैं, और ये मेरा मिडलवेयर है इज ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो मैं एक और मिडलवेयर लिखूंगा, उसका नाम होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथोराइज्ड यूजर, और यस, आइडिया इज कि ये भी एक मिडलवेयर है, और मिडलवेयर कब कॉल होता है, जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में। और अभी आपको जगह भी पता लग गई है कि मिडलवेयर में कहाँ कहाँ कॉल कर रहा हूँ। इस केस में मैं जहाँ पे राउट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं सपोज करता हूँ कि ये जो टू डूज की लिस्ट है ना, ये दो मिडलवेयर पास करे। ये मिडलवेयर तो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगला मिडलवेयर जिसको मैंने बोला है अभी कि इज ऑथराइज्ड यूजर, अगर मैं यहाँ पे इज ऑथराइज्ड यूजर कर दूं, ऑब्वियसली इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इज ऑथराइज्ड यूजर में अब मुझे बताना है कौन सा यूजर या कौन कौन सा यूजर टू डूज को एक्सेस कर सके, या लिस्ट ऑफ टू डू या टू डूज की लिस्ट को एक्सेस कर सके। तो इस केस में जब मैं इज ऑथराइज्ड यूजर बताऊंगा, ये इसमें तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है कि हर बंदे को ऑथेंटिकेट होना है। हर बंदे को क्या करना है, ऑथेंटिकेट होना है। इसमें हम ये बताएंगे कि क्या टू डूज की लिस्ट को सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सके, सिर्फ यूजर एक्सेस कर सके, सिर्फ स्टूडेंट एक्सेस कर सके, और सुपर एडमिन एक्सेस कर सके। इसका मतलब यह है कि हमारी एप्लीकेशन में जब यूजर रजिस्टर होगा तो उसमें एक रोल्स का कॉलम भी है, एक रोल्स की फील्ड भी होनी चाहिए कि वो यूजर का रोल क्या है। अगर स्टूडेंट रजिस्टर करेगा तो उसका रोल क्या होगा, स्टूडेंट या नॉर्मल यूजर। अगर कोई एडमिन होगा तो उसका रोल क्या होगा, एडमिन। अगर कोई सुपर एडमिन होगा तो उसका सुपर एडमिन। अगर कोई टीचर होगा तो उसका रोल क्या होगा, टीचर। जी जी करेंगे ना, बिल्कुल भी करेंगे। नहीं, नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब पब्लिक फॉर्म हम पब्लिकली एक्सपोज करते हैं ना, तो उसमें यूजर का रोल डिफॉल्ट सेट कर देते हैं कि जब भी पब्लिक पेज को एक्सेस करके जो भी बंदा रजिस्टर करेगा उसका रोल डिफॉल्ट सेट हो जाएगा यूजर। उसको ऑप्शन नहीं देंगे कि तुम रोल सेट करो। लेकिन एडमिन पैनल पे हम एक एक्सप्लिसिट चेक बॉक्स देंगे, जब एडमिन को यूजर क्रिएट करेगा तो एडमिन शुड असाइन द रोल। उसको हम ड्रॉप डाउन देंगे कि आपने कौन सा रोल इस यूजर को असाइन करना है। अब जब वो इधर आके राउट में चेक होगा तो हम इस राउट में ये स्पेसिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर राउट को, जो कि टू डूज है, इसको कौन एक्सेस कर सके। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में देता हूँ कि इसको एडमिन एक्सेस कर सकता है, इसको यूजर एक्सेस कर सकता है, और इसको टीचर एक्सेस कर सकता है। यानी सारे एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये एरर इसलिए दे रहा है कि अभी मैं यहाँ से 3 पैरामीटर पास करूँ, वहां रिसीव कुछ नहीं कर रहा। फिर अब हो सकता है कि मैं जो अगला ये दूं ना, यही चीज अगर मैं, ये बात बड़ी बारीकी से समझने वाली है, अगर मैं यही चीज गेट टू डू को या डिलीट टू डू को करूं, तो डिलीट टू डू में क्या होना चाहिए, डिलीट की एक्सेस सिर्फ किसके पास होनी चाहिए। इसका मतलब है इस केस में मैं यहां से क्या पास करूंगा, सिर्फ एडमिन पास करूंगा।
और अगर मैं ये चाहता हूं कि अपडेट टू डू, ये भी कौन कर सके? सिर्फ एडमिन। तो मैं दो चेक्स लगाऊंगा, एक एडमिन ऑथेंटिकेट होके और एडमिन का रोल भी क्या हो? एडमिन हो। तो अभी ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, मैंने तीन चीजों को, मैंने कहा जी टू डूज की लिस्ट सब कोई एक्सेस, हर कोई एक्सेस कर ले, चाहे वो यूजर है चाहे वो टीचर है, मतलब इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन डिलीट और अपडेट करते वक्त कौन करे? सिर्फ एडमिन। इसका मतलब ये है कि इज ऑथराइज्ड यूजर को जब मैं कॉल करूंगा तो साथ में एक दो तीन चार जितने पॉसिबल रोल्स हैं वो सारे रोल्स असाइन करूंगा। अब अगर कोई यूजर इस रोल के साथ आएगा तो वो टू डूज को गेट कर लेगा, अगर कोई यूजर इस रोल के साथ आएगा तो वो भी टू डूज को गेट कर लेगा, अगर कोई यूजर इस रोल के साथ आएगा तो वो भी टू डूज को गेट कर लेगा। लेकिन अगर कोई यूजर इस रोल के साथ अपडेट पे आएगा नहीं कर सकेगा, अगर कोई यूजर इस रोल के साथ अपडेट या डिलीट पे आएगा नहीं एक्सेस कर सकेगा, लेकिन अगर कोई यूजर इस रोल के साथ अपडेट या डिलीट पे आएगा तो कर लेगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक तो हमारे पास डेटाबेस का जो यूजर आ रहा है लॉगिन होने के बाद, उसके अंदर एक एडिशनल फील्ड रोल की भी होनी चाहिए। जाहिर है रोल होगा तो पता चलेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे स्कीमा में जाऊंगा और यूजर के स्कीमा में एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको मैं क्या कहूंगा? रोल। अब मुझे पता है जब मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं तो मुझे एप्लीकेशन वाले ने बनाया जी कि मेरी इस एप्लीकेशन के मैक्सिमम रोल 4 या 5 हो सकते हैं। ठीक, तो लेट्स गो टू द स्कीमा फर्स्ट, यूजर स्कीमा, और एवाटार के बाद यहाँ पे एक और फील्ड बना लें, रोल, और रोल को आप बता दें टाइप। अब आपको पता है कि टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है, टाइप नंबर भी हो सकती है, टाइप डेट भी हो सकती है। इसके अलावा कोई पढ़ी है हमने? टाइप बुलियन भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब रोल के बारे में मुझे पता है कि जी मेरे पास सिर्फ खास सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वो डेटाबेस में स्टोर ना करे। मिसाल के तौर पे ये बिजनेस रूल डिफाइन करेगा, मेरा बिजनेस रूल डिफाइन करेगा अगर मैं अपने बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि जी आपके कितने रोल्स हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपके पास एक खास पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज पहले से हो ना, तो हम उसकी टाइप को पीनम रखते हैं। ठीक, पीनम क्या होता है? पीनम निकला है इन्यूमरेशन से। मैं मिसाल के तौर पे पीनम इन मोंगूज। सिचुएशन ये है, आप सिचुएशन आई होप समझ गए कि मुझे करना है सेट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू, सेट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू। ठीक, तो अब दिस इज द वे। मैंने कहा जी टाइप स्ट्रिंग होगी, टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, लेकिन हर कोई स्ट्रिंग नहीं आ सकती इसमें। इसमें जो स्ट्रिंग आएगी वो इन डिफाइंड स्ट्रिंग में से कोई एक आएगी, या यूजर आएगी, या एडमिन आएगी, या टीचर आएगी, या स्टूडेंट आएगी। अजान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये इन्यूमरेशन है। इन्यूमरेशन, अजान हो जाए। सुन लो,
इनुमरेशन समझ गए आप? हमको डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, और वो स्ट्रिंग भी हर कोई स्ट्रिंग नहीं, ये जो हमारी डिफाइंड वैल्यूज है इनमें से कोई एक, इसके अलावा कुछ भी होगी तो वो। अच्छा, फिर मैंने कहा जी कि जब भी कोई स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करे, जब भी कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसकी हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर देनी है। डिफॉल्ट में हमने क्या रखना है उसको, यूजर। अब जरा आइडिया देखें, हमने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी स्टूडेंट फॉर्म पब्लिकली देना है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ फिजिकली आके एडमिशन लेते हैं, कुछ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब एक बंदे ने ऑनलाइन अप्लाई किया, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका सारा डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया। 2 दिन बाद उसका ज़हन चेंज हो गया, वो आके उसने फीस जमा करा के अपना स्टेटस कंफर्म नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो यूजर है, स्टूडेंट नहीं। गॉट इट? ये एक केस सिनेरियो हो गया। दूसरा केस सिनेरियो है कि एक स्टूडेंट कोर्स करके यहां से सर्टिफिकेट लेके चला गया, अब यानी वो इनरोल हुआ, तो उसका स्टेटस यूजर से क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब वो स्टूडेंट कोर्स करके यहां से चला गया, तो उसका स्टेटस स्टूडेंट से किधर चला गया, अलुमनाई में ना। मतलब यूजर का तो मतलब ये है कि अनरजिस्टर्ड बंदा है, यानी हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड नहीं है। रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड नहीं है, तो वो यूजर है। रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड भी है, वो स्टूडेंट है। रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड भी है, लेकिन छोड़ चुका है, वो अलुमनाई है। समझ आई बात? तो इसका मतलब यह है कि एक और फील्ड होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, स्टेटस। क्या होना चाहिए? और उस स्टेटस में भी प्री डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, या तो स्टेटस यूजर है, या स्टेटस स्टूडेंट है, या स्टेटस यानी यूजर आ गया, यानी किसी बंदे ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई, कल आके वो फीस भी जमा करा गया, उसका स्टेटस यूजर से चेंज हो गया, क्या हो गया, यानी हम दोबारा उससे एडमिशन फॉर्म तो नहीं लेंगे ना, वो ऑनलाइन अप्लाई कर चुका है, तो हम जाके एडमिन पैनल से जाके सिर्फ उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि जिसने फीस जमा करा दी है, और ये यूजर से क्या बन गया, 3 महीने बाद उसका कोर्स खत्म हुआ, या वो चला गया, भाग गया, तो एक और स्टेटस भी होगा, ड्रॉप ऑफ, या उसे इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया, तो ड्रॉप आउट इसे कहते हैं, और अगर सक्सेसफुली चला गया तो पास आउट। तो इसका मतलब है स्टेटस का एक और कॉलम भी होना चाहिए जिससे हमें स्टेटसेस पता चले। देखा ना, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो काफी सारी चीजें क्लियर नहीं थी, तो साथ साथ बिजनेस सिनेरियोज क्लियर हुए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई यूजर वेबसाइट पे पब्लिकली रजिस्टर हो, तो डिफॉल्ट क्या हो, तो यूजर को हमने सबसे लीस्ट राइट देने हैं। सबसे कम राइट्स अगर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए देने हैं, तो वो किसको देने हैं, यूजर को देनी है। उससे ज्यादा राइट्स स्टूडेंट को देनी है, उससे ज्यादा राइट टीचर को देनी है, उससे ज्यादा राइट्स, और सबसे ज्यादा राइट्स सुपर एडमिन। नहीं, फिर हम और भी कर सकते हैं ना, मॉडरेटर। मतलब फेसबुक में नहीं देखे आपने रोल्स क्या होते हैं, मॉडरेटर होता है, फिर कोलैबोरेटर होता है, फिर एडमिन होता है, फिर सुपर एडमिन होता है, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे एक और भी नवारा देते हैं, यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा हमने रखा है, वो रिसेप्शन में बैठा है और ये सारा कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसको हम एडमिन की एक्सेस नहीं दे सकते, उसको हम क्या एक्सेस दे सकते हैं, मॉडरेटर की, यानी वो चीजों को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमारे जहन में ये आया, हो सकता है मुस्तकबिल में कोई और रिक्वायरमेंट है तो हम मजीद भी अपडेट कर लें। तो सबसे लीस्ट राइट्स यूजर को, उससे ज्यादा स्टूडेंट को, उससे ज्यादा टीचर को, उससे ज्यादा मॉडरेटर को, उससे ज्यादा एडमिन को, और उससे भी ज्यादा सुपर एडमिन। अच्छा, इसके बाद हमने ये देना है जी कि क्या, स्टेटस। वो ऑटोमेटिक ही होगा ना, लेकिन डेटाबेस में तो सेव करेगा ना कि करंट स्टेट क्या है यूजर की। क्या बोल रहे हैं आप? अलग से रखेंगे ना, अलग से फील्ड होगी ना, ठीक है, और ये भी इनोमिनेटर होगी, ये भी इनोवेशन होगी। ठीक है, सो लेट्स सी, टाइप स्ट्रिंग होगी, और इसकी नम जो है वो होगी जी क्या, सेम नहीं दे सकते ना, स्टेटस या तो पास आउट है, सेम हो तो फिर फायदा क्या, फिर उसी में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेना। इसे पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब उसने वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कर लिए, अभी इनरोल नहीं हुआ। ठीक है, पेंडिंग को आप रजिस्टर्ड भी कह लें,
रजिस्टर्ड बट नॉट एनरोल्ड, ठीक है। अब ठीक है, पेंडिंग, ठीक है, ठीक है, पेंडिंग, एनरोल्ड और पास आउट और ड्रॉप आउट। अब स्टूडेंट आया, उसने, बस इतना बहुत है, बहुत और भी पॉसिबिलिटीज हैं किसमें। हाँ एलुमनाई में है ना, मतलब हाँ पास आउट एलुमनाई है ना, जो पास आउट हो गया वो एलुमनाई बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। और डिफॉल्ट पेंडिंग है, डिफॉल्ट क्या है, पेंडिंग है। तो जब यूजर ये क्रिएट करेगा तो वो खुद से स्टेटस जो है उसके पास ड्रॉप डाउन होगा, सॉरी एडमिन जब स्टूडेंट को एनरोल करेगा ना तो उसके पास ड्रॉप डाउन होगा, वो पेंडिंग से किसी भी स्टेट में चेंज कर सकता है। लेकिन जब पब्लिकली ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो वो अपना स्टेटस खुद चेंज नहीं कर सकता, वो डिफॉल्ट किस में आएगा, पेंडिंग में। और हम नोटिफिकेशन सिस्टम भी बनाएंगे, रियल टाइम नोटिफिकेशन के, जब भी कोई रजिस्टर होगा एडमिन डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि न्यू यूजर रजिस्टर्ड, उस पर क्लिक करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, वहां से एडमिन कॉल करके जो भी कंफर्म करके उसका स्टेटस अपडेट कर देगा। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, ठीक है जी। अब हमने ये चेंज किया यहाँ पे तो हमें कुछ एरर आया है और वो है जी आई होप मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक, ठीक, अच्छा शायद उसी वजह से होगा कहीं हाँ ठीक है, ये इस वजह। अच्छा अब रोल्स क्रिएट हो गए और अब मुझे इज ऑथराइज्ड यूजर को यहाँ पे, यहाँ इज ऑथराइज्ड यूजर। अब मुझे बताएं कि कभी मैं एक पैरामीटर सेंड करूंगा, कभी मैं दो करूंगा, कभी मैं तीन करूंगा, कभी मैं मल्टीपल कर सकता हूँ ना। तो यहां से मैं कितने कर रहा हूँ, तीन, यहाँ कितने पास कर रहा हूँ, एक। तो आपको पता है कि ये क्या करता है, जितने भी पैरामीटर फंक्शन में पास होते हैं ये उन सारों को क्या कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट ऑपरेटर, उन सारों की क्या कर लेता है, अरे बना लेता है। नहीं, रेस्ट और स्प्रेड पढ़ाए थे ना दोनों, तो ये क्या बेसिकली स्प्रेड नहीं है, रेस्ट है। जब फंक्शन में बतौर पैरामीटर को चीज रिसीव कर रहे हैं और उसके साथ तीन डॉट लगे हो तो वो क्या होगा, रेस्ट। यानी ये जितनी भी वैल्यूज आ गई हैं, जितनी भी वैल्यूज पास करेंगे उन सबको एक अरे में। अब एक पास करेंगे तो अरे की लेंथ कितनी होगी, एक। दो पास करेंगे तो अरे की लेंथ कितनी होगी, दो। तीन पास करेंगे यानी जितने मर्जी पैरामीटर पास कर दें इज ऑथराइज्ड यूजर। अब ये एरर खत्म हो जाना चाहिए टेक्निकली ये अभी भी नहीं खत्म हुआ, सी क्यों। टू डू राउट्स की लाइन नंबर 14 में हमने क्या कमाल कर दी है, टू डू राउट्स की लाइन नंबर 14 में। अच्छा ये इसी से रिलेटेड है कुछ, चलिए देख लेते हैं, इसको कंप्लीट तो करते हैं ना हमारी लॉजिक जो है। अब मैंने कहा जी कि ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि मुझे तीन ऑब्जेक्ट्स चाहिए, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। जो करना है मैंने उसी के साथ करना है ना। तो अब मैं वो इसमें तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कस्टमाइज हो चुका है, इसमें तो कस्टम पैरामीटर्स भी आ रहे हैं। तो मुझे वो मिडलवेयर चाहिए जिसमें तीनों ऑब्जेक्ट्स हों। तो मैं यहाँ एक फंक्शन रिटर्न करूंगा, उस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, और ये एक कॉल बैक फंक्शन होगा यूं कर। अब मैं चेक करूंगा, अब जो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, यूजर का ऑब्जेक्ट, इसमें एक रोल का कॉलम भी आ रहा होगा और स्टेटस का भी आ रहा होगा, और रोल में एक रोल होगा, एक वक्त में किसी का एक ही रोल हो सकता है, ठीक है। तो या तो वो यूजर होगा या वो एडमिन होगा। हाँ मल्टी रोल वाला काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले सिंगल तो काम कर लेंगे कि एक ही बंदे के पास मल्टीपल रोल हो। लेकिन वो अभी हो जाएगा ना, वो हम इधर डिफाइन कर लेंगे। अगर किसी के पास दो तीन चीजें पास हुई हैं तो वो मल्टी रोल ही है ना। हम ये एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि यही एडमिन है, यही यूजर है। जितने जितने हम यहाँ पैरामीटर देंगे ना उतने राइट्स होंगे, उतने उसके पास राइट्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ मेरे पास जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है
रिक्वेस्ट डॉट यूजर हमने असाइन किया हुआ है ना मिडलवेयर के जरिए, टोकन में जब हम ये ऊपर कर रहे हैं कि जो भी डिकोडेड यूजर होगा, लॉगिन यूजर होगा, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इफ रोल्स, ये वाली अरे डॉट इंक्लूड्स का पता है ना फंक्शन आपको? पता तो होना चाहिए ना। इंक्लूड्स क्या करता है, अरे और स्ट्रिंग्स पे चलता है, और इसको जो भी वैल्यू देंगे ये चेक करता है कि ये वाली वैल्यू इस अरे में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक। तो मैं यहाँ पे कहूंगा जी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल। रिक्वेस्ट डॉट यूजर में यूजर की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल में उसका रोल नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर रोल्स की अरे में आपको जो फ्रंट एंड से आने वाला यूजर का रोल है वो ना मिले, तो इसका मतलब है आपको एक्सेस नहीं है, अदरवाइज है। तो मैंने कहा जी कि अगर इस पूरी रोल्स की अरे में वो रोल जो यूजर्स का फ्रंट एंड से लॉगिन यूजर है उसका रोल नहीं आ रहा, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं फिर, नेक्स्ट, और ऑब्वियसली रिटर्न भी करना है ना, ये हम गलती अब नहीं भूलेंगे कभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नॉट लगा हुआ ना पीछे, तो हम कहेंगे जी कि अन, और अगर ये ना हो तो फिर क्या करें, जाने दो, वो एरर भी हल हो गया इसी वजह से। तो अगर ये ना हो तो फिर क्या करें जी, जाने दो। यानी अब हम जरा इसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं जी कि कुछ होता है या नहीं होता। ये बात समझ आ गई है ना? इस रोल में अगर एक ही वैल्यू आई है तो अरे की लेंथ कितनी होगी, एक ही, तो उसने एक ही वैल्यू को चेक करना है इंक्लूड में रख के। इसमें अगर दो हैं तो इसने क्या करना है, दोनों को चेक करना है। इसमें अगर तीन है तो किस में चेक करना है, तीनों को, इंक्लूड्स का मतलब, ठीक है। अब मैं इस ऑथराइज्ड यूजर को यहां पे लगा के चेक कर रहा हूं। अब मुझे ये बताएं कि बंदा लॉगिन भी हो और एडमन ना हो, बंदा लॉगिन भी हो और एडमन ना हो तो वो डिलीट नहीं कर सके, ठीक है। इसके लिए मुझे डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसे पहले डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो डेटाबेस में रिकॉर्ड है उसमें ना रोल है ना स्टेटस है, ठीक है। सो लेट्स सपोज मोंगो कंपास, मुझे नए सिरे से यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि नए सिरे से आगा तो डिफॉल्ट स्टेटस भी आ जाए और डिफॉल्ट रोल भी आ जाए, और फिर मुझे ये सारा काम दोबारा से सिमुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। नहीं, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूजर्स में जाता हूँ, और यू कैन क्लियरली सी दैट वी डोंट हैव एनीथिंग। सो नाउ आई डिलीट दिस और वापस यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू यूजर पे जाता हूँ, बॉडी में ऑलरेडी ये है, और मैं वो दो फील्ड्स लास्ट वाली नहीं देता। जब मैं नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट तो सेट किया हुआ है ना, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट ही क्रिएट हो जाएंगी। सो लेट्स डू इट अगेन विद द सेम नेम। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है जी, ऑथ कंट्रोलर की लाइन नंबर 47 में फाइल के ओरिजिनल नेम में हमने कुछ चेंज तो नहीं किया फाइल अपलोडिंग में। ऑथ कंट्रोलर की लाइन नंबर 40 से नहीं, डुप्लीकेट नहीं, डाटा वैसे डिलीट हो गया। हम यहाँ से फाइल भेज रहे हैं, ओके, इसकी हमने वो इंक टाइप नहीं सेट की।
डिलीट कर दी। उसका नाम क्या बता रखा था, दोबारा कर लेते। फाइल AVATAR, आई गेस वो फाइल डेस्कटॉप से डिलीट हो चुकी होगी। पर्सन कैसे लाया था हमने, मूवी ढूंढ ढूंढ के लाया था पहले। कंटेंट टाइप ये है ना, तो इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म, ENC MU, ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक। और दैट्स प्रीटी मच इट। अगर हम इसको करें फिर भी एरर दे, दोबारा अगर हम इसको दें, वो यही मसला था, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटाबेस में रिकॉर्ड जाएगा दैट शुड बी, वैसे इसका यहाँ कहीं था भी रिफ्रेश बटन, तो अब बाकी सारा काम वही आया और इसने यहाँ पे क्या किया, रोल यूजर और स्टेटस पेंडिंग। अब ये यूजर का रोल है और हम पहले जाते हैं लॉग आउट करते हैं, सब कुछ इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। बस लॉगिन हो गए हम, नहीं हुए ना, क्योंकि लॉगिन होते तो लॉग आउट हो गए। अब लॉगिन हुए तो रोल और स्टेटस दोनों आ गया। अब ये रोल जाएगा उसके पास, टू डूज आ गया, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब मैं किसको एक्सेस करूंगा, टू डू के डिलीट को, यानी पहले हम क्या करते हैं, अपडेट वाले को एक्सेस करते हैं। और अपडेट कौन कर सकता है सिर्फ, और हम किस यूजर से लॉगिन है, किस रोल से लॉगिन है, यूजर के, तो हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं किसी रिसोर्स को, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, लेट्स पिक इट अप फ्रॉम हियर आईडी, क्योंकि अपडेट करने के लिए आईडी चाहिए ना। अपडेट टू डू में आए और इस टू डू को आप क्या करें, अपडेट करें और इसके स्टेटस को फॉल्स की जगह क्या कर दें, ट्रू करके पुट करके इसे अपडेट करने की कोशिश करें। अब यही काम लॉग आउट करें और फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमें नया यूजर अभी क्रिएट ना करना पड़े ना, मैं रोल की जगह क्या कर देता हूँ, जस्ट सिमुलेट करने के लिए एडमिन हो गया। मैं एक दफा दोबारा लॉग आउट करता हूँ दोबारा लॉगिन करता हूँ, एडमिन आ गया। अब जो अपडेट का एंड पॉइंट है, क्या मतलब, टू डू में अपडेट पुराना में, तो हम बेसिकली ऑथेंटिकेशन यूजर के वो से चेक कर रहे हैं और ऑथराइजेशन और कर ऑपरेशन टू डू पे नहीं। अब मैं इसको करूंगा तो अब ये अपडेट हो जाएगा, टू डू हैज बीन अपडेटेड। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो काम है ये प्ले हो गया, रोल असाइनमेंट वाला भी। अब चाहे आप जिस मर्जी को जो मर्जी एक्सेस दें, इनके लिए ये ठीक है एडमिन, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाजू का टीचर भी छोड़ के जाने वाले हो तो काम खराब कर देते हैं, लिहाजा एक्सेसेस आपको बड़े एहतियात से देनी है, एडमिन और मॉडरेटर। और जस्ट टू अवॉइड ब्रेकेज, मॉडरेटर के स्पेलिंग्स भी आप देख लें एक दफा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं। अब उसकी एक लॉजिक, नहीं उसमें एक और हमने एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा स्लैश मी का। जब यूजर लॉगिन हो ना तो स्लैश मी के एंड पॉइंट पे उसको अलग से रोल असाइन करना पड़ेगा, और स्लैश मी पे पहले हम एक्सेस करेंगे कि ये करंट यूजर है, मतलब चेक करेंगे करंट यूजर है, और करंट यूजर को फिर हम वही एक्सेस देंगे जो फुल, एक और एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये काम करेंगे ना, सिचुएशन सामने आएंगी तो फिर हम मजीद क्लियर होते, खुद बहुत क्लियर होती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो लें जी, ये हमारा हो गया जी ऑथराइज्ड और लॉग आउट, लॉग इन और सब कुछ। अब हमने एक और काम करना है। ये जो कीज है ना, ये अभी हमें दो जगहों पे जरूरत पड़ी है। एक जगह पे साइन करते वक्त JWT टोकन, और दूसरी जगह पे वेरीफाई करते वक्त। पहली बात तो ये है कि आप कभी भी कोड में सीक्रेट कीज या प्राइवेट इंफॉर्मेशन इस तरह खुद से कोड में नहीं लिखते, कोड में नहीं लिखते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और आप जब गिटहब पे पुश करते हैं तो ये टोकन वगैरह भी, सीक्रेट वगैरह भी पुश हो जाते हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन लीक का खतरा होता है। दिस प्रैक्टिस इज नॉट रिकमेंडेड। ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट हो और जिसे मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल लोकेशंस पे शेयर होना हो, उसके लिए आप उसको एक अलग से फाइल में रखते हैं, जिस फाइल को हम कहते हैं .env, या ऐसी चीजों को हम कहते हैं, ऐसे वैल्यूज को हम कहते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स। यानी इनके लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं और एक एनवायरमेंट सेंट्रल फाइल होती है जिसमें हम सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स रखते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल्स का मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनमें कोई हसास इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, और उस हसास इंफॉर्मेशन में आपके ये टोकन शोकन डेटाबेस का URI, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपने एक एप्लीकेशन में कुछ 6 जगहों पे एक वेरिएबल यूज किया हुआ है, अगर आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़े तो बड़े प्रोजेक्ट में आपको पूरी 6 जगह ढूंढनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ जाके चेंज करनी है, बजाय इसके कि आप एक फाइल में एक ही दफा चेंज करें, जहां जहां यूज हुई ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर दे। तो आज हमने इसको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकालना है। दूसरी चीज मैंने कहा है, क्योंकि ये JWT सीक्रेट है और इसको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग होना चाहिए, सिंपल स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ताकि ये पासवर्ड ब्रेक होना मुश्किल हो जाए। तो हम उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग को भी बनाते हैं, बना सकते हैं, और उसके लिए रैंडम Node.js की यूटिलिटी है, या बिल्ट इन फंक्शन है रैंडम बाइट्स का। ये हमें क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देता है। ठीक है, हम इससे वो स्ट्रिंग रैंडमली जनरेट करवाएंगे और उसकी की रखेंगे ताकि वो की गेस करना मुश्किल हो जाए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, इससे पहले हमने जो फाइल बनानी है ना, वो है .env। ये एक पैकेज है और इस पैकेज को आप यूज करेंगे अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। हम यहां से जाते हैं npm.env env और इसको अपने बैकएंड पे इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट आफ्टर द इंस्टॉलेशन, हाँ, यस, बिल्कुल। फिर आपने क्या करना है जी, सेकंड स्टेप में आपने जाना है और as early as possible in your application import and configure.env as early as possible। तो मतलब तो समझ गए होंगे, सबसे अर्ली हम कहाँ ये काम कर सकते हैं, सर्वर की फाइल में। सबसे पहले सर्वर पे जाती है ना रिक्वेस्ट, तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे कहाँ पे, as early as possible। तो हम ये वाला सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे जी कि इसको हमने as early as possible कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सबसे पहली फाइल हमारी यही है, इस पे आप ये जाएं और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वाला फंक्शन कॉल कर लें, .env। एरे का मतलब है एवरीथिंग, और ये एज के साथ एलियस होता है, एलियस का पता है आपको, ठीक है। तो .env.config का फंक्शन .env के अंदर बिल्ट इन है। कॉन्फ़िगर हो गई। अब जब ये कॉन्फ़िगर हो गई ना उसके बाद आपको दो काम और करने हैं, वहां से पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन हो गई .env की, इसके बाद हमें ये करना है कि हमें कहीं भी, मैं रूट पे बना रहा हूँ, कहीं भी बना सकते हैं, एक फाइल बनानी है जिसको हमने एक्सटेंशन देती है .env। .env एनवायरमेंट का शॉर्ट है। इसके अंदर हम क्या रखते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स रखते हैं, और एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए भी हमारे पास तीन चीजें हैं। मिसाल के तौर पे, एक, इस चीज को भी हम एनवायरमेंट वेरिएबल, क्योंकि फ्यूचर में हमने
डेटाबेस की यूआरआई चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, बजाय कोड में जाके चेंज करने के हम सिर्फ सारा कुछ किधर चेंज करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में, वो ऑटोमेटिकली कोड में। एक ये करना है। दूसरा हमें पोर्ट रखनी है, पोर्ट भी सर्वर में यूज की हुई है ना, क्योंकि पोर्ट भी हो सकता है इस सिस्टम पे कोई और पोर्ट यूज हो, किसी दूसरे पे कोई दूसरी पोर्ट यूज हो, किसी तीसरे पे कोई तीसरी पोर्ट हो, तो हम पोर्ट को भी किधर, ई एनवायरनमेंट। और तीसरा हमें JWT के दोनों टोकन सीक्रेट्स, ठीक है। ये सारा काम हमने कहाँ रखना है जी, ENV में रखना है। बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज चल तो उधर भी रहे। करेंगे कैसे? कन्वेंशन है कि ENV में जो कुछ भी रखेंगे वो आप कैपिटल के साथ लिखेंगे, और कमेंट करना है तो हैश के साथ होगा, और इस तरह से आप देंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ENV में, और ENV में कहता हूँ जी कि JWT क्या कहेंगे, सीक्रेट, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, वेरिएबल नेम आपकी चॉइस का है। JWT सीक्रेट, फिर हम कहेंगे जी कि DB URI, फिर हम कहेंगे जी कि पोर्ट, और क्या हमने सोचा था, अभी फिलहाल 3 ही। अब आप यहां से ये करें, सबसे पहले मैं ये सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं इंडेक्स में आता हूँ। ये जो पोर्ट यहाँ दे रहा हूँ ना, इसको खत्म करके पोर्ट कहाँ दूंगा, अब ये एरर देना शुरू कर देगा। अब ENV में पड़ी हुई कोई भी चीज आप एक्सेस कैसे करेंगे, Node.js का एक प्रोसेस डॉट, ये प्रोसेस कीवर्ड है Node.js में, ENV डॉट PORT, प्रोसेस डॉट ENV का मतलब ENV में पड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, और उसके आगे ENV में जितने वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो आप डॉट पोर्ट करें, डॉट URI करें, डॉट जो भी करें, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया आपका, और यहाँ भी ये यूज होना है, तो आप इसको यहाँ पे भी यूज करें। ठीक हो गया। सेव नहीं हुई। दूसरा काम, अच्छा शायद इनकी वैल्यूज नहीं है ना, इसलिए शायद कंप्लेन करें। दूसरा काम हमें क्या करना है, पूरा कर लेते हैं, फिर जो एरर हुआ देख लेंगे इसको। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें कंट्रोलर में जाना है, और कंट्रोलर में जाने के बाद ये जो की है ना, ये हमने यहाँ नहीं रखनी, ये हमने यहाँ से उठानी है, इसको भी हमने कहाँ रखना है, JWT सीक्रेट। हाँ, कोई कोट्स वगैरह नहीं देने, ठीक। जब ये दे दी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT अंडरस्कोर, ठीक हो गई बात। अब ये एरर भी सॉल्व हो गया। यही काम हमें JWT कहीं और भी चाहिए, यस कर दी, कर दी, कर दी। तो इसने, इसका मतलब है की किसको कंसिडर किया, सिर्फ यहाँ से, ठीक है। ये बात भी ख्याल रखनी है। इसलिए मैं अभी की जो जनरेट, ये जो सीक्रेट जनरेट करूंगा ना, ये भी रैंडम बाइट से जनरेट करूंगा। ये तो हमने वैसे उस टाइम चलाने के लिए दे दी थी ना, तो यस। तो ये सिर्फ इसको ट्रीट कर रहा है की, विच इज अ वीक। एनीवेज, अब हम ये काम कर चुके हैं, तो हमें ये देखना है कि हमने कहीं और भी जहां वेरीफाई कर रहे हैं पासवर्ड को, और वो मिडलवेयर में कर रहे होंगे, देखना हमें कितनी जगहों पे ढूंढना पड़ रहा है। तो फ्यूचर में जब हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो हमें सिर्फ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ENV में, हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी खुद ही। सो हमें ये भी करना है जी, यहाँ से उठाना है, और इसको करना है जी प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट। आखिरी चीज रह गई है जी DB URI। तो मैं इस DB URI को उठाऊंगा, करूंगा ENV में लाके ये कर दूंगा, सेव करूंगा,
और यहाँ आगे क्या करूंगा जी, प्रोसेस डॉट env डॉट db URI इस ओके। ठीक जी। अब आखिरी काम रह गया कि हमें ये जो की है ये थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्टेड, स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह। सो इसके लिए नॉर्मली आप जब जाते हैं ना CMD में, तो आपको पता है कि जब आप नोड लिखते हैं और इंटर करते हैं तो आप नोड की प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, या आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी, क्या करता हूँ जी, ये जो यूटिलिटी है ना ये बिल्ट इन है नोड की, क्रिप्टो मॉड्यूल, काफी सारे डॉट रैंडम बाइट्स डॉट डॉट टू ठीक, ये उसने दे दी, लेकिन उनको बड़ा जिन किस्म का काम दे दिया उसने, ये समझ नहीं आ रहा। इसमें एक और चीज होती है हैक्स। हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग यानी जनरेट करें जो मीनिंगफुल, जो दिखे, नजर भी आए, जो मीनिंगफुल है। ये तो कोई अजीब अजीब सी करेक्टर दे दिए उसने, ठीक है। तो उसके लिए उसने कहा है जी कि ये उसने मैथ डॉट फ्लोर की है, मैं मैथ डॉट फ्लोर नहीं करना चाह रहा, मैं ये करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। क्या, जितने भी मैथ से रिलेटेड फंक्शंस है ना, बिल्ट इन, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फ्लोर करना है, नंबर को राउंड ऑफ करना है, नंबर को राउंड डाउन, तो फिर तुमने ईवेल लगा लिया तो फिर बाकी भी सर्च कर ले। एनीवेज ये काम है, रैंडम बाइट्स और टू स्ट्रिंग में हेक्सा में दे स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ करीब थे बट हम्म x, हाँ हाँ जितनी मर्जी लें, जितनी ਤੁਹਾਡੇ दिल करे, 60 बहुत बड़ी हो गई ना यार। तो भाई जी इनू करांगे कितना, 24 कर लेंगे। नहीं, एग्स हमने कोट्स में नहीं दिया था। अब ठीक, 24 छोटी सी है, बड़ी सी ठीक है। अब ऐसी स्ट्रिंग्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ये है, उठा ले और इसको यहाँ डाके को तोड़ के दिखाए। सो नाउ आवर इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, सिक्योर। एक और स्ट्रेटेजी रहती है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ, मैं एक वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा, और अगर जब हम अपना पूरा स्टूडेंट का रिसोर्स बना लेंगे तो मैं खुद उस पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा उसको, और साथ उसी वक्त आपको सिखा भी दूंगा। दैट इज रिफ्रेश टोकन। हाँ एक और चीज भी रह गई है भाई, टाइम ओवर हो गया, इनकी एक्सपायरी नहीं सेट की हमने, ठीक है। सो हम कल इसकी एक्सपायरी भी सेट करेंगे, और हमारा कल ही आखिरी दिन होगा इसके साथ, एंड कल ही आपको सारे टास्क भी मिलेंगे। तो कल के लिए कुछ ना कुछ टाइम पूरा करना है ना, पहले नहीं शॉर्ट शॉर्ट करना। सो नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग एंड एवरीथिंग सीम्स प्रोफेशनल। सारे एरर्स एक ही जगह पे हैंडल हो रहे हैं, सारी प्रोटेक्टेड या सिक्योर इन्फॉर्मेशन एक ही। हाँ अब करते ये हैं कि ये env फाइल को डॉट इग्नोर में डालते हैं, ताकि env फाइल जो है ये हमारे कोड के साथ पुश ना हो।
नॉर्मली दिस इज, हाँ अगर किसी को चाहिए होती है तो ये प्राइवेटली शेयर की जाती है, मतलब कोई डेवलपर है जिसने कोड चलाना है तो इसे गिट पे नहीं रखा जाता है किसी, इसको क्या प्राइवेटली शेयर किया जाता है और वो भी ट्रस्ट वर्दी आदमी के साथ शेयर किया जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाए ना गिट इग्नोर में, इस गिट इग्नोर में एक फाइल इग्नोर में कौन सी होनी चाहिए, डॉट ई एन, देखिए env लोकल, env डेवलपमेंट, env टेस्ट लोकल, env प्रोडक्शन लेवल, ये सारी की सारी जितनी भी envs हैं ना वो सारों को इग्नोर करेगा। ऑलरेडी गिट इग्नोर है उसके, गिट इग्नोर को पता है कि env को जो है वो अब नहीं करना। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, और दैट